नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान अब समाप्त हो चुके हैं। चलिए अब आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं कि आज जनता का किस तरह का रुझान रहा है। प्रथम चरण में कुल 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर आज जनता ने बटन दबाकर अपना मत जाहिर किया है। जिनमें से अगर बात करें तो उत्तर भारत की सबसे बड़े राज्यों में से उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर आज मतदान हुआ। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, जहां जबरदस्त वोटिंग। रामपुर और पीलीभीत में मतदान हुआ है। उत्तराखंड की भी 5 सीटें। प्रथम चरण में ही राज्य की तमाम 5 सीटों पर आज मतदान समाप्त हो चुका है। नैनीताल, अल्मोड़ा, हरिद्वार में वोटिंग समाप्त हो चुकी है। पौड़ी, टिहरी, गढ़वाल में भी वोटिंग अब समाप्त हो चुका है। मतदान की पूरी प्रक्रिया यहां समाप्त हो चुकी है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर आज जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रथम चरण के मतदान में कुल 21 राज्यों में वोटिंग हुई। इसमें से प्रमुख तौर पर आपको उत्तर भारत के 2 प्रमुख राज्यों के बारे में इस वक्त हम आपको जानकारी दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 8 तो उत्तराखंड की 5 सीटों पर आज मतदान संपन्न हुए हैं। और हम कुछ देर में हमारे सारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस पर सारी रिपोर्ट के साथ। आज दिन भर क्या कुछ रहा, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त तस्लीम राणा मुजफ्फरनगर से। तस्लीम, उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का मतदान आज संपन्न हुआ है। बड़ा राज्य है, बहुत सारी चीज़ें हैं। दिन भर हमने जिस तरह से देखा, जनता का जिस तरह का रुझान हमको देखना मिला, जिस तरह का वोट प्रतिशत निकलकर सामने आ रहा है, क्या कुछ देखा आपने दिन भर, क्या कुछ अनुभव किया? देखिए अभिषेक, जो मतदान था वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अगर 5 बजे तक के अपडेट की बात करें तो 54.91% मतदान हुआ है। हालांकि अभी जो पूरी तरह से जो मतदान का प्रतिशत है वो आना बाकी है, क्योंकि जो कर्मचारी ड्यूटी में लगे थे उनका मतदान होना अभी बाकी है। तो ऐसे में मुजफ्फरनगर वेस्टर्न यूपी की हॉट सीट मानी जा रही थी, और वहीं मुजफ्फरनगर के बराबर में कैराना भी हॉट सीट मानी जा रही थी। तो ऐसे में जो 8 सीट थी, 8 सीटों में मुजफ्फरनगर एक अहम सीट थी। यहाँ पर आज पूरे दिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। दोनों प्रत्याशियों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप जारी रहे। एक तरफ एसपी प्लस कांग्रेस अलायंस से प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने बीजेपी के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान पर भूत कैप्चरिंग का आरोप लगाया, वहीं फर्जी वोट डालने का आरोप लगाया, मतदान को प्रभावित करने का आरोप लगाया। तो लगातार कहीं ना कहीं पूरे दिन आरोप प्रत्यारोप जारी रहे। और वही अगर बात की जाए शांति व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं बेहतर रही। हालांकि छिटपुट घटनाएं जो थी वो सामने आई है। इधर उधर से मारपीट या फिर अन्य तरह की जो छिटपुट घटनाएं थी वो सामने आई। एक वीडियो भी वायरल होता है जिसमें मारपीट की जा रही है, यानी 2 पक्षों के बीच मारपीट हो रही है। तो वहीं सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और उसमें एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया था। तो अब ऐसे में जो मतदान की तमाम प्रक्रियाएं थी वो उन सभी पर विराम लग चुका है, और जो तमाम जो यहाँ से 11 प्रत्याशी थे उनकी जो किस्मत का फैसला है, यानी भाग्य का फैसला है, वो अब ईवीएम में कैद हो चुका है। यानी अब 4 तारीख को ही उनके भाग्य का फैसला होगा। जनता ने किसको यहाँ सांसद बनाएगी जनता, और कौन जीतेगा ये तो 4 तारीख को ही तय होगा। क्योंकि आज जिस तरह से पूरे दिन मतदान रहा, लोगों में मतदान को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ हर्षोल्लास का माहौल रहा। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी रही, लोग अपने मत का प्रयोग करते रहे। तस्लीम, जाहिर तौर पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज 21 राज्यों में मतदान हुआ है। अब आधिकारिक आंकड़े जो है आपसे कुछ देर में जरूर सामने आएंगे, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि जनता का किस तरह का रुझान रहा। क्या कि सुबह के समय में ज़्यादा भीड़ रही, फिर एकदम से हमने देखा कि काफ़ी सारे क्षेत्रों में जो है एकदम से वोट प्रतिशत में जो है बढ़ोतरी दिखना बंद हो गया। तो शाम तक आते आते क्या लग रहा है, ये मतदान प्रतिशत कहाँ तक पहुँचेगा? क्योंकि अभी तक कहा जा रहा है कि 5 सीटों पर 58% तक जो है मतदान हुआ है। देखिए अभिषेक, सही कहा आपने। जिस तरह से सुबह मतदाताओं में जोश दिखा, उत्साह दिखा, वो जोश और उत्साह लगभग 1, 2 और 12 के बीच, यानी इस वक्त ये जो उत्साह था ये टूट चुका था, और जोश भी कहीं ना कहीं यहाँ पर मनोबल भी डाउन हो गया था, क्योंकि भीषण गर्मी है, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था, जिसके चलते मतदान प्रतिशत घटा। तो वही उसके बाद लगभग 3 बजे के बाद फिर से कहीं ना कहीं मतदान जो मतदाता थे वो
पोलिंग बूथों पर पहुंचे, अपना मतदान किया, फिर से लंबी लंबी कतारें नजर आई। और वही अगर बात करें तमाम मतदाताओं की, चाहे वो मतदाता, हमें काफी तस्वीरें देखी हैं जो काफी बुजुर्ग मतदाता हैं या फिर दिव्यांग है, अपंग है, सभी मतदाता कहीं ना कहीं अपनी हिम्मत और जल्दे के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया। जी ठीक है तस्लीम, आप बने रहिए हमारे साथ सोनू सिंह जुड़ रहे हैं, उत्तराखंड के ब्यूरो हेड इस वक्त हमारे साथ है। सोनू, आज किस तरह का रुझान जनता में देखने को मिला? प्रथम चरण में उत्तराखंड के 5 सीटों पर आज चुनाव संपन्न हुए हैं, तो क्या इस बार कोई बेहतर स्थिति देखने को मिली है? देखिए अभिषेक, जो निर्वाचन आयोग है उसके स्तर पर बार बार ये बात कही जा रही थी कि इस बार जो मतदान का प्रतिशत है वो 75% तक कराने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बावजूद इसके तमाम प्रयास जो है वो अभी तक जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं निर्वाचन आयोग से वो सफल साबित होते हुए इस वक्त तो नजर नहीं आ रहे हैं। तमाम जन जागरूकता अभियान चलाए गए, तमाम प्रयास किए गए, तमाम अपील भी की गई निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के स्तर से। बावजूद इसके जो अभी तक मत प्रतिशत के आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं, तकरीबन उत्तराखंड की अगर हम बात कर लें तो 5 सीटों पर 53.56 जो फाइनल अभी आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अभी इसमें बढ़ोतरी होने की भी संभावना है, क्योंकि जो नैनीताल लोकसभा सीट है वहां पर 59 प्लस से अधिक है, जबकि हरिद्वार की अगर हम बात करें तो वहां पर भी 59 से ज्यादा है। और कम की अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा जो संसदीय क्षेत्र है वहां पर 44 प्लस के लगभग जो मतदान है वो हुआ है। सुबह के समय मतदाताओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा था। कुछ मतदान केंद्रों पर जब अनादि टीवी की टीम ने जायजा लिया तो उस वक्त खासा उत्साह मतदाताओं में दिखाई दे रहा था। दोपहर के वक्त जो मतदान की रफ्तार थी वो थोड़ा सा धीमी नजर आई, और अब शाम के वक्त एक बार फिर से जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ता हुआ नजर आया। एक बार फिर से मतदान के प्रति लोगों में कहीं ना कहीं उत्साह दिखाई दिया। बावजूद इसके जो अभी तक आंकड़े आए हैं ये बहुत ज्यादा अच्छे आंकड़े हम नहीं कह सकते। अगर 2019 की बात करें तो अब उससे करीबन 3% अभी तक के आंकड़े जो हैं वो कम है। और अगर हम दूसरे क्षेत्रों की बात करें, जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो इसके साथ साथ जो सीमांत क्षेत्र है, वहां से भी फाइनल फिगर आना जो है वो अभी बाकी है। तो हम ये कह सकते हैं कि छुटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दें, कुछ शुरुआती दौर में कुछ ईवीएम मशीन जो है वो नहीं चल पाई, कई जगह ऐसी थी जहां पर मतदान का प्रतिशत जो जिस औसतन जिस अनुपात में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, या जिस रफ्तार से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और इसके बाद जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो निर्वाचन की ड्यूटी में लगे हुए अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, पीसीएस अधिकारी, अन्य विभागीय अधिकारी और कर्मचारी हैं, सभी के सब पूरे मुस्तैद नजर आ रहे थे। अभी फाइनल फिगर जो है वो आना बाकी है। कितनी बढ़ोतरी होगी ये देखना होगा। 5 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो फाइनल फिगर है जब वो सामने आएगी तो तब देखना होगा कि जो निर्वाचन आयोग के स्तर पर दावे किए जा रहे थे आखिर वो कितना सफल हुए हैं, और जो लोगों का उत्साह है वाकई वो कितना मतदान के प्रति उत्साह जो है वो परिणाम के तौर पर, मतदान के परिणाम के तौर पर सामने आ पा रहा है। ज़ाहिर तौर पर सोनू, सवाल ये भी क्योंकि जैसा कि आपने बताया और जो आंकड़े हैं कि नैनीताल और हरिद्वार में सबसे ज़्यादा मतदान प्रतिशत देखने को मिला ज़रूर है, लेकिन अगर इसके और गहराई में जाए तो अगर बात करें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितना अंतर देखने को मिला? किन क्षेत्रों में, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा रुझान देखने को मिला या शहरी क्षेत्रों में इस बार बेहतर स्थिति देखने को मिली? देखिए, जो कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं, क्योंकि उत्तराखंड की 5 संसदीय जो क्षेत्र हैं इनमें प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 14 विधानसभा क्षेत्र हैं, और 14 की 14 विधानसभाओं में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं का जो रुझान है वो ज्यादा दिखाई दिया। अगर हम शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में उस अनुपात में मतदान होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। हालांकि जो कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां शहरों में भी मतदान अच्छा हुआ है, लेकिन जो कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा हुआ, क्योंकि अभी कैलकुलेशन की जा रही है और ऐसे में ये फाइनल हो पाएगा अभी थोड़ी देर के बाद कि जो वास्तव में रुझान मतदाताओं में दिखाई दिया वो असल में ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा रहा है या शहरी क्षेत्रों में ज्यादा रहा है। फौरी तौर पर जो अभी हम समझ पा रहे
रहे हैं उसके मुताबिक कुछ ऐसे इलाके थे विधानसभा क्षेत्र के जो शहर के थे, कुछ ऐसे इलाके थे जो गांव के थे। दोनों ही स्थानों पर कुछ कुछ विधानसभाओं में मतदाताओं में रुझान दिखाई दिया है। ठीक है सोनू, लौटेंगे आपके पास वापस। इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश रामपुर से याकूब पाशा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। याकूब, हॉट सीट रामपुर जहां पर आज मतदान हुआ, क्या कुछ महसूस किया आपने? जनता के बीच किस तरह का एक्साइटमेंट? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनता ने जिस तरीके से यहाँ पे मतदान किया है, 52% 5 बजे तक यहाँ पर मतदान रहा है। और अब 6 बजे की अपडेट जो है अगले एपिसोड में देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जनता ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी के पक्ष में जो है जमकर यहाँ पर मतदान हुआ है। हम आपको बता दें, अखिलेश यादव ने नए चेहरे पर अब दाव खेला है रामपुर से। रामपुर में एक नया चेहरा लाए हैं, मौलाना मोहिउद्दीन नदवी को यहाँ से लेकर आए हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस नए चेहरे पे जो दाव खेला है तो कहीं ना कहीं सही साबित हो सकता है ये दाव, क्योंकि रामपुर में अगर हम बात करें तो समाजवादी को काफी वोट यहां से पड़ा है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी पे ही वोट काफी पड़ा है। दोनों में कांटे की टक्कर जो है रामपुर से मानी जा रही है। लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर जो है यहाँ पर हिस्सा लिया है। तो वही बात अगर हम करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव ने आजम खान की बात न मानते हुए अपने स्तर से एक नया चेहरा रामपुर में उतारा, मौलाना साहब को यहाँ से उतारा और मौलाना साहब पे जो है अखिलेश यादव ने जो है यहाँ पर दाव खेला है। तो हम आपको बता दें, ये इंडिया गठबंधन का जो दाव है, तो यहाँ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी समाजवादी को जो है जमधल के साथ जो है यहाँ से इलेक्शन लड़ाया है। तो देखने वाली बात अब ये होगी कि आने वाले समय में रामपुर की जनता अखिलेश यादव के कैंडिडेट नए चेहरे मौलाना मोहिउद्दीन नदवी के सर पर जीत का सेहरा बांधती है, या फिर जो यहाँ पर पुराने सांसद रहे घनश्याम सिंह लोधी, उनको दोबारा से जो है रामपुर में सांसद बनाकर लाती है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि जनता ने जो है आज जो है ईवीएम में किसके नसीब में जो है किस्मत जो है बंद कर दी है। ये तो अब 4 तारीख को फाइनल ही पता चलेगा। याकूब, जनता में किस तरह का उत्साह है? किन मुद्दों को लेकर जो है जनता इस बार वोट कर रही है? ये एक बड़ा दिलचस्प विषय है, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरह से हमने देखा बीजेपी जिस तरह से एग्रेसिव रही, वही टिकट के वितरण को लेकर भी जिस तरह से कशमकश की स्थिति थी समाजवादी पार्टी के अंदर, तो ऐसे में जनता का किस तरह का रुझान था? वोट प्रतिशत के नज़रिए से अगर देखें तो पिछली बार से किस स्थिति में खड़ी है इस बार रामपुर? जी देखिए, पिछले नजरिए से अगर हम बात करें तो पिछली बार जो है उप लोकसभा चुनाव में जो है 41% यहाँ पर मतदान हुआ था। इस बार जो है 52% जो है 5 बजे तक मतदान रहा। मैं समझता हूँ कि 6 बजे तक लगभग 55 या 58% तक मतदान पहुंच सकता है। तो अब बात करें विकास के मुद्दों की लेकर, तो विकास को लेकर जो है यहाँ की जनता ने जो है मतदान किया है, क्योंकि पहले यहाँ जो है समाजवादी सरकार ने जो है काफी विकास रामपुर जिले में किया है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस बार भी लोग जो है समाजवादी को यहाँ से लाना चाहते हैं, क्योंकि विकास का मुद्दा जो है समाजवादी ने ही रामपुर में उठाया है, काफी विकास कराए। हालांकि घनश्याम सिंह लोधी जो यहाँ पर लोकसभा का उपचुनाव जीतकर जो पहुंचे थे बीजेपी में, उन्होंने भी यहाँ पर काम किए हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में जो है जीत का सेहरा किसके सर पर बनता है। चलिए, मुजफ्फरनगर से तस्लीम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तस्लीम, जिस तरह से हमने देखा कि मतदान से एक दिन पहले जिस तरह से अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इंडिया गठबंधन को लेकर, और उन्होंने कहा था कि गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक सुपड़ा साफ हो जाएगा। काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आए थे। तो जिस तरह से बयानात तो आते रहते थे नेताओं की तरफ से, जनता से जब आप आज मिले तो क्या किन मुद्दों को लेकर वो ज़्यादा जागरूक नजर आ रही है? एक तरफ बीजेपी या राष्ट्रवादी मुद्दों को लेकर, विकास के मुद्दों को लेकर बात कर रही है, तो वही दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने अपनी योजनाओं को जनता के सामने प्रस्तुत किया है। तो जनता किस तरफ जाती नजर आ रही है? किस तरह का एक्साइटमेंट है लोगों में? देखिए अभिषेक, अगर बात की जाए सियासी समीकरण की, तो यहाँ पर तमाम जो पार्टियों के दिग्गज नेता थे चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी। सभी पार्टियों के नेताओं ने चुनाव प्रचार किया, किसी ने रोड शो किया तो किसी ने जनसभा की। अगर बात की जाए बीजेपी की ओर से, तो खुद चुनाव से एक दिन पहले चौधरी जयंत सिंह और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हैं, और तमाम जो आरएलडी और बीजेपी के दिग्गज थे वो यहाँ रोड शो करते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, और खुद डिप्टी सीएम हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ हो, वो खुद यहाँ 2 बार पहुंचे। एक बार सरगना पहुंचे तो दूसरी बार एक बार मुजफ्फरनगर पहुंचे। 2 बार उन्होंने यहाँ जनसभा की और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का पूरा प्रयास किया।
वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी से खुद अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर पहुंचे, बीजेपी पर निशाना साधा, जमकर महंगाई बेरोजगारी मुद्दों को लेकर जमकर निशाना साधा। तो यहाँ पर किसी भी पार्टी के बड़े नेता ने या किसी भी पार्टी जो कमेटी थी या तमाम पार्टी के दिग्गज नेता थे, उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ऐसे में एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस महंगाई बेरोजगारी और वही जिस तरह से अग्निवीर जो ये योजना केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई थी, इसको लेकर लगातार सरकार को घेरते नजर आए, इन तमाम चीजों को लेकर मुद्दे बनाते रहे। और वहीं बीजेपी की ओर से अगर बात की जाए तो बीजेपी लगातार जिस तरह से प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था हो, ये तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हो या फिर तमाम राष्ट्रहित में लिए गए बीजेपी द्वारा फैसले हो, उन सभी को मुद्दे बना रही थी, उन सभी को कहीं ना कहीं भुला रही थी। तो ऐसे में दोनों तरफ से तमाम चीजों को लेकर भरपूर प्रयास किया जा रहा था, अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने का पूरा प्रयास किया गया। आज जो मतदान हुआ है, मतदान जनता ने अपने जो जिस तरह से जनता को लगा कि जो बेहतर है, एक जनता को जो बेहतर ऑप्शन दिखाई दिया, उसके अनुसार ही जनता ने मतदान किया। क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पर राजपूत जिस तरह से नाराज थे, राजपूत समाज नाराज था लगातार, वेस्टर्न यूपी की बात करें या फिर अन्य प्रदेशों की बात करें, राजस्थान की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, राजपूत समाज की बैठकें होती रही लगातार। जिस तरह से तमाम जो बैठकें थी, कहीं ना कहीं उन बैठकों से जो परिणाम था बीजेपी के विरोध में ही निकलता रहा। तो सीधे रूप से कहीं ना कहीं घोषणा की कि बीजेपी को नहीं वोट देना है, ऐसे प्रत्याशी को वोट दे रहा है, तो बीजेपी को हराए तो बीजेपी के प्रत्याशी को हराए, ऐसे प्रत्याशी को वोट देना है। इन तमाम चीजों को लेकर कहने के राजपूत समाज भी मुखर था। सीधे आरोप राजपूत समाज की ओर से लगाया जा रहा है कि इनका जो प्रतिनिधित्व है, पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व है, उसको खत्म किया जा रहा है। और वहीं अगर बात की जाए पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व के से अलग अगर यहाँ स्थानीय चीजों की बात है तो यहाँ पर बीजेपी विधायक संगीत और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान में जिस तरह की नाराजगी चल रही थी, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी चुनाव को प्रभावित करेगी। क्योंकि जो प्रधान से विधायक नहीं है, संगीत पूर्व विधायक है, उनकी विधान में जिस तरह से समाज के लोगों का डर माना जाता है, तो ऐसे यहाँ पे जो वोट अच्छा खासा वोट राजनीतिक समाज के, तो ऐसे में चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है, यानी बीजेपी के प्रत्याशी को प्रभावित किया जा सकता है। जी ठीक है, सोनू आपके पास आना चाहूंगा। उत्तराखंड प्रीडोमिनेटली बीजेपी का डोमिनेटेड स्टेट रहा है और 5 सीटों पर इस वक्त हमने जिस तरह से देखा कि आखिरी समय तक कांग्रेस जो है अपने जो है प्रत्याशी ही तय करती रह गई। हालांकि आखिरकार प्रत्याशी तय जरूर हुए। इस बार जो मतदान हुआ है उसको लेकर क्या कोई बदलाव की लहर ऐसी कुछ खास नजर आ रही है, या जो एंटिसिपेशन है कि नतीजे किसके पक्ष में आ रहे हैं ऐसे कुछ रहने वाला है, कुछ ऐसा अलग होता नजर आएगा? वोट प्रतिशत क्योंकि खासा मायने रखते हैं कि अगर वोट प्रतिशत में अगर कुछ ज़्यादा बदलाव देखने को मिले या फिर कमी देखने को मिले तो ऐसे में जो आशंकाएं हैं वो बढ़ जाती हैं कि जो प्रत्याशित नतीजे हैं वो शायद बदल सकते हैं। तो क्या उत्तराखंड में इस बार कुछ ऐसा नजर आ रहा है, या बीजेपी जो दावा कर रही है कि वो 500 सीटों पर सुपड़ा साफ करेगी, वो कहीं ना कहीं आज जो मतदान हुआ उसके बाद वो तस्वीर साफ होती नजर आ रही है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जब मतदान प्रतिशत कम होता है तो इसके कई मायने निकाले जाते हैं और उसके बाद फिर जो चुनावी परिणाम है उस पर भी कैलकुलेशन की जाती है। चूंकि बीजेपी पहले से ही आश्वस्त दिखाई दे रही है और बीजेपी की जिस तरह से अनुशासनात्मक रणनीति है, निश्चित तौर पर जो बूथ स्तर तक को मजबूत करने की बात कही है और जो पन्ना प्रमुखों पर फोकस किया गया है और जो आपसी मुख्यालय से लेकर एक पार्टी के ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं तक बीजेपी का एक सिस्टम है, अगर इन सब पर हम गौर करें तो निश्चित तौर पर मतदान प्रतिशत अभी फाइनल सबके सामने नहीं आ पाया है। लेकिन अगर हम पिछले चुनाव की तुलना में देखें तो अभी उतने संतोषजनक औसतन मतदान नहीं हुआ है। बावजूद इसके बीजेपी के जो तमाम नेता दावे कर रहे हैं वो बीजेपी के जिस तरीके से नेता आश्वस्त नजर आ रहे हैं, कई ऐसी सीटें हैं अभिषेक, अगर हम
टिहरी लोकसभा सीट की बात कर लें, अगर हम हरिद्वार लोकसभा सीट की बात कर लें, अगर हम गढ़वाल लोकसभा सीट की बात कर लें, तो ये 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर है, कड़ा मुकाबला है। हालांकि दोनों ही पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और नजरें बनाए हुए हैं, और जो प्रत्याशी है उनके दिल की धड़कनें भी तेज हो गई हैं। लेकिन जहां तक सवाल जो परिणामों में परिवर्तन का है, इसकी वास्तविक तस्वीर तो 4 जून को ही पूरी तरह से साफ हो पाएगी। लेकिन बहरहाल ये समझा जा सकता है कि बीजेपी के जो नेता जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, बीजेपी को पूरा भरोसा है कि जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों को पूरा करने वाले साबित हो सकते हैं। और ऐसे में जो कांग्रेस के नेता है वो भी पुरजोर तरीके से इस बात को बुलंद कर रहे हैं अपनी आवाज को, कि जो परिणाम है वो उनके पक्ष में आने वाले हैं। तो अब देखना होगा कि जिस सूझबूझ और जिस रणनीति के साथ बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, बीजेपी की जो उम्मीद है क्या वो वाकई पूरी हो पा रही है, या फिर कांग्रेस को भी इस बार कुछ सुखद परिणाम या सुखद सूचना हम कह सकते हैं जो चुनावी परिणाम आएंगे इसके रूप में मिलने जा रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोनू, याकूब, तस्लीम हमारे साथ जुड़े थे हमारे सहयोगी जिन्होंने विस्तृत जानकारी दी। जाहिर तौर पर अभी तक आधिकारिक आंकड़े सामने नहीं आए हैं, अब से कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा कि प्रथम चरण के मतदान में किन क्षेत्रों में कितना वोट पड़ा, और ये वोट प्रतिशत कहीं ना कहीं ये इशारा भी करते हैं कि जहां पर प्रत्याशियों ने इतने जोर शोर से प्रचार किया तो जनता का रुख किस तरफ है। खैर, उत्तराखंड में प्रथम चरण में ही 500 सीटों पर यानी कि राज्य के लोकसभा चुनाव के मतदान जो है वो अभी संपन्न हो चुके हैं। वही अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो वहां पर प्रथम चरण में कुल 8 सीटों पर मतदान जो है समाप्त हुआ। दक्षिण पश्चिम यूपी की ये महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर काफी सारी सीटों पर कांटे की टक्कर थी और कई सारी सीटें जो है वो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल थी। काफी सीटों पर ऐसा त्रिकोणीय मुकाबला भी है, जबरदस्त प्रचार प्रसार का जोर चला। उसके बाद आज हमने जिस तरह से देखा वोटिंग, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में तो दिन के समय में काफी तेजी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद दोपहर के समय में थोड़ी जरूर गिरावट थी। शाम तक आते आते वोट प्रतिशत में 10-15% की जो है बढ़ोतरी जरूर देखने को मिली है। लेकिन अब इसके बाद आखिरी के समय में जो वोटिंग हुई है वो नंबर जो है तय करेंगे कि पिछली बार से वोट प्रतिशत में सुधार हुआ है या फिर उसी के आसपास है, और ये जो बदलाव आया है वो किसके लिए फायदेमंद साबित होगा और किस राजनीतिक दल को इससे नुकसान हो सकता है, ये भी खैर देखने वाली बात होगी। वही अगर बात करें उत्तराखंड की तो वहां पर हमेशा से ही वोट प्रतिशत एक बड़ी समस्या रही है। खासतौर से युवाओं में जिस तरह का एक्साइटमेंट या रुझान दिखना चाहिए वो उत्तराखंड में देखने को नहीं मिलता है। 5 सीटों पर मतदान हुआ, पिछली बार भी अगर हम देखें तो 40-50 के आसपास ही वोट प्रतिशत रहता है ज़्यादातर सीटों पर। बीजेपी की डोमिनेटिंग स्टेट्स में से एक है, यहाँ पर पिछली बार भी तमाम लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस बार अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने काफ़ी मेहनत ज़रूर की है, लेकिन उत्तराखंड में अभी भी बीजेपी को हरा पाना चुनौतीपूर्ण है, खासतौर से तब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वोट प्रतिशत में कुछ खास बदलाव देखने को फिलहाल मिल नहीं रहा है। हालांकि आधिकारिक आंकड़ों से ये स्पष्ट हो पाएगा कि उत्तराखंड में जिस तरह का जनता का रुझान रहा है उसका क्या नतीजा निकलकर सामने आता है, क्या इस बार कोई बदलाव देखने को मिलता है या नहीं। लगातार आपके पास खबरें पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन को यहीं पर देना होगा विराम। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।